Assalamu alaikum students. I am Nawaz Zafar and this is our fourth lecture of rearrangement. In third lecture we discuss about Fibonacci rearrangement. In this lecture of our fourth lecture we discuss about our application of Fibonacci rearrangement. Fibonacci rearrangement की डिफरेंट एप्लीकेशन हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशंस क्या हैं कि इसमें प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि हमने पीछे भी देखा कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन जो कि रिएक्शंस देख रहे थे, हमने देखा कि अगर हम हाइड्रोक्सिल बेस यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह इसकी ये एक एप्लीकेशन बन रही है कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आता है कॉची-फेवरिस्की रीअरेंजमेंट। अब कॉची-फेवरिस्की रीअरेंजमेंट क्या है कि हमने जो फेवरिस्की रीअरेंजमेंट का रिएक्शन पढ़ा, मैंने आपको बताया कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन वाला हेलोजन होगा तो हमारे अल्फा हाइड्रोजन वाला स्पीशी होगी तो हम वहाँ पे रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम कहते हैं कि अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन उस कंपाउंड में जो हम कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं उसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो हमारे पास फिर भी रीअरेंजमेंट हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कॉची-फेवरिस्की रीअरेंजमेंट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं। हम इस एग्जांपल में आप लोग देखें तो हमारे पास 2 अल्फ़ा कार्बन है। ये 2 अल्फ़ा कार्बन है, लेकिन इन अल्फ़ा कार्बन में अगर आप देखें तो कोई और हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि कार्बन के सारे बॉन्ड पूरे हैं और इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। जब यहाँ पे कोई और हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है। क्या इसमें फिर इसकी रीअरेंजमेंट हो सकती है या नहीं? तो हम ये कहते हैं कि इसमें फिर इसकी रीअरेंजमेंट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि हम बेस जो है वो यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 40% यील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। वही मैकेनिज़्म हम हाइड्रोक्सल का अटैक करवाएंगे। हाइड्रोक्सल का जो कार्बोनाइल कार्बन है उस पर अटैक होगा और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर क्या होगा, हमारे पास जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो तो अपने आप को दोबारा स्टेबलाइज करने के लिए वापस शिफ्ट होगा। जब वो वापस शिफ्ट होगा तो हमारे पास जो उस कार्बोनाइल कार्बन के साथ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है वो अपने आप को रीअरेंज करेगा फिनाइल के ऊपर। जब फिनाइल दूसरे फिनाइल के ऊपर अपने आप को जब लेके आएगा, फिनाइल के ऊपर इधर शिफ्ट करेगा, तो हमारे पास जो क्लोरीन एक हैलोजन गुड लिविंग ग्रुप है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। वो रिमूव होगा तो हमारे पास जो हम प्रोडक्ट ले रहे थे उसमें फेवरिस्की अरेंजमेंट में, वैसे ही हमारे पास फेवरिस्की अरेंजमेंट की तरह यहाँ पे भी हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम डाईहेलोकीटोन्स। अब देखिए, सबसे पहले हमें इसकी 3-4 हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन। सबसे पहले हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कॉची-फेवरिस्की रीअरेंजमेंट। अब हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम डाईहेलोकीटोन्स, कि हम डाईहेलोकीटोन्स की मदद से अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। इसमें हमारे पास डाईहेलोकीटोन्स में भी विसिनल और जेमिनल भी हो सकते हैं और वेसिनल भी हो सकते हैं। जेमिनल क्या होता है कि हमारे पास एक कार्बन के ऊपर 2 जो हेलोजन ग्रुप है वो सेम कार्बन के ऊपर लगे हों, तो उसे हम कहते हैं जेमिनल। अगर वही कार्बन जो हेलोजन है वो 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर जो कार्बन साथ साथ हो उनके ऊपर अलग-अलग पे लगे हों तो उसे कहते हैं विसिनल। अब जेमिनल जो कार्बन हमने यूज़ किया है कंपाउंड, उसको जब बेस की मौजूदगी में उसका रिएक्शन करवाया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमें मिल रहा है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हमने बेस की मदद से यहाँ से जो अल्फ़ा हाइड्रोजन था उनको रिमूव करवाया। अल्फ़ा हाइड्रोजन जब रिमूव हुआ तो जो नेगेटिव चार्ज था उसने जो हेलोजन वाला कार्बन था उस पर अटैक किया और अटैक करने की वजह से एक हेलोजन यहाँ से रिमूव हुआ और हमारे पास साइक्लोप्रोपानोन एक स्पीशी बन गई जो कि बहुत ही अनस्टेबल है। फिर हमारे पास दोबारा उसी बेस ने एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक किया। जब कार्बन के ऊपर अटैक किया तो जो डबल बॉन्ड था वो पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेक्स्ट जब ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था उसने दोबारा अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए नीचे अटैक किया, तो हमारे पास बॉन्ड ब्रेकेज हुई और बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और हमारे पास ये नेक्स्ट स्पीशी बन गई। इस स्पीशी के बाद जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है
अब देखें कि हमारे पास जब बेस ने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया कार्बन के ऊपर, तो जो नेगेटिव चार्ज, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट जो था, नेगेटिव चार्ज दोबारा अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए नीचे शिफ्ट हुआ और हमारे पास बॉन्ड ब्रेकेज हो गई। बॉन्ड ब्रेकेज होने की वजह से हमें जो नेक्स्ट स्पीशी मिली वो RCH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो नेक्स्ट CH था उसके ऊपर एक Br लगा हुआ था और साथ में C के ऊपर डबल बॉन्ड O और बन गया OC2H5। अब हमारे पास नेक्स्ट जो था कि एक हैलोजन और लगा हुआ था, जो डाई हेलो कीटोन होते हैं, एक हैलोजन और लगा हुआ है। अब देखेंगे जो दूसरा हैलोजन है वो भी एज ए रिमूव हो सकता है, तो यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है वो उस अगेन यहाँ पे शिफ्ट होगा अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, तो यहाँ से हैलोजन रिमूव हो जाएगा और हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें जो विसिनल होते हैं क्या उनको भी यूज़ करते हुए हम ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना सकते हैं या नहीं। अब विसिनल क्या होता है कि मैंने आपको पहले बताया कि विसिनल में एडजेसेंट कार्बन के ऊपर दो बर्बीन लगे होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक कार्बन CH के ऊपर Br लगा हुआ है और एक जो है CH2 के ऊपर, दोनों कार्बन जो है साथ साथ हैं, इनके दरमियान कोई और कार्बन नहीं है या कोई और एटम नहीं है, तो इसलिए इनको कहते हैं एडजेसेंट कार्बन्स। और यहाँ से सबसे पहले बेस के अटैक होता है, तो हमारे पास इसके मैकेनिज्म की तरफ आए तो बेस का जब अटैक होता है तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन की रिमूवल होती है। अल्फ़ा हाइड्रोजन की रिमूवल होने की वजह से हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज होगा वो जिस पे ऐसा कार्बन जिसके ऊपर हेलोजन लगा हुआ है उस पर अटैक करेगा और हमारे पास SN2 रिएक्शन होगा और हमारे पास एक साइक्लोप्रोपेनॉन स्पीशी बनेगी जो कि वेरी अनस्टेबल होगी। अब नेक्स्ट जो हमने बेस यूज़ की थी वो दोबारा एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे उस कार्बन के ऊपर, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, तो हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोबारा ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज जो है वो दोबारा शिफ्ट होगा अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, ऑक्सीजन ने अपनी जो वैलेंसी है उसको स्टेबलाइज करना है, तो जो बॉन्ड है बॉन्ड ब्रेकेज होगी। बॉन्ड ब्रेकेज होने के बाद देखेंगे हमारे पास CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, जो नेगेटिव चार्ज है और जो साथ में इसके साथ CH2 है, CH2 के साथ एक ब्रोमीन लगा हुआ है जो कि गुड लिविंग ग्रुप है। अब यहाँ पे प्रोटोनेशन करवाने की बजाय हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव चार्ज है वो दोबारा अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है यहाँ से ब्रोमीन को रिमूव करवा के, तो जैसे जो इधर अटैक करेगा तो हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा, हमारे पास इस तरह एक अनसैचुरेटेड स्पीशी बन जाएगी। अब नेक्स्ट देखें इन जनरल दिस फेवरेट्स की रीअरेंजमेंट जो है वो हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा एस्टर की फॉर्मेशन हो सकती है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, अमाइड